प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया है। अपने 3 घंटे 17 मिनट के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के अलावा आरएसएस, हिंदू राष्ट्र, महात्मा गांधी, भारत की विदेश नीति को साथ साथ कई गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इन मुद्दों में सबसे अहम, सबसे ज़्यादा चर्चा गुजरात दंगों को लेकर हो रही है। उस गोधरा कांड के दंगों के लेकर हो रही है, जिसकी चर्चा आज फिर से सुर्खियों में है। इंटरव्यू के दौरान फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछा था। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस दंगे से पहले की तस्वीर आपको बताना चाहूँगा। दरअसल 24 दिसंबर 1999 को एक भारतीय विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया। ये बात पीएम मोदी कह रहे हैं। फिर 2000 में दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला होता है। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला किया जाता है। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला किया जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को संसद पर, यानी भारतीय पार्लियामेंट पर, जिससे देश का हृदय भी कहा जाता है, वहाँ पर आतंकी हमला होता है। पीएम मोदी इसके बाद उस पॉडकास्ट में आगे कहते हैं कि उस समय 8 से 10 महीनों के करीब कई घटनाएं हुई, कई ऐसी अमानवीय घटनाएं हुई जिसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। ऐसे हालात में मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था। उससे पहले शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप आया था। मैं शपथ लेने के साथ ही इस काम में जुट गया था। वे पॉडकास्ट में आगे कहते हैं कि 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट पेश होना था। हम सदन में बैठे थे और उसी दिन विधायक बने। हमें मुश्किल से मुश्किल 3 दिन हुए थे कि गोधरा कांड की घटना हो गई। यह भयंकर घटना थी। इनमें दर्जनों लोग को जिंदा जला दिया गया था। कंधार विमान से शुरू होकर कई बड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि और इसमें इतनी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं को लेकर इतने लोगों के मारे जाने की बात और जिंदा जला देने की जो बात है, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया गया होगा और कैसी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं कि यह बहुत बड़ा दंगा था, तो यह भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अगर 2002 के दंगे को सबसे बड़ा आप कहते हैं तो आपको डेटा देखना चाहिए। डेटा देखेंगे तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे हुए थे। वहाँ पर पतंग के चक्कर में, यानी कि पतंग मतलब जो उड़ाए जाते हैं, पतंग के चक्कर में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है। साइकिल टकराने पर भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती थी। 2002 से पहले गुजरात में तकरीबन 250 से ज़्यादा दंगे हुए थे, जबकि 1969 में जो दंगे हुए थे वह तकरीबन 6 महीने चले थे। ये बातें प्रधानमंत्री पॉडकास्ट में कह रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने शॉर्ट में ये कहानी बताई थी जो गुजरात के गोधरा दंगे की, वो इतनी भी आसान नहीं है। तो इस क्राइम कथा की कहानी में आज मैं उसी गोधरा कांड की कहानी को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस क्राइम कथा के एपिसोड में बताऊंगा कि क्या है गोधरा कांड की असली कहानी, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स के द्वारा भी अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग थ्योरी में कही गई है। इस कहानी का जो बीज था उसे 6 दिसंबर 1992 को बोया गया था, जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। इसके अगले 1 दशक तक, तकरीबन 10 सालों तक, राम जन्मभूमि का मुद्दा देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी छाया रहा। 2001 में तब के इलाहाबाद, यानी आज के प्रयागराज में, कई हिंदू संगठनों की बैठक हुई थी। उन्होंने बैठक किया था। उस बैठक में फैसला लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत ही 3 प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया था और इस अभियान के तहत 3 चरणों में उसे लाने की बात की गई थी, जिसमें पहला था जल अभिषेक, दूसरा था
जप यज्ञ, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो ये थी कि अंत में पूर्ण आहुति महायज्ञ। ये 3 बातें कही गई थी हिंदू संगठनों के द्वारा। इस अभियान का लक्ष्य था कि पूरे देश के लोगों को जोड़कर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग को और जोर दिया जाए और पुख्ता किया जाए कि राम मंदिर का निर्माण हो सके। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार्य सेवकों से पूर्णाहुति यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया, जिसके लिए देश विदेश अलग अलग शहरों लोग पहुंचने लगे थे। प्रयागराज में मतलब अयोध्या में पहुंचने लगे थे, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2002 से हुई थी। इसी क्रम में गुजरात से जो कार्य सेवक जप यज्ञ में गए थे उन्हें 2-2 हज़ार के 3 जत्थे में अयोध्या भेजने का प्लान बनाया गया था। पहला बैच, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कार्य सेवक होंगे, वो 22 फरवरी 2002 को गुजरात से अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। इसके बाद 25 फरवरी को ये बैच अयोध्या से गुजरात के लिए लौटता है। आना जाना दोनों साबरमती एक्सप्रेस से ही हुआ था। रेलवे टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेन को 26 तारीख 2002 की रात को 3 बजे तक गोधरा पहुंच जाना था, लेकिन ट्रेन करीब 5 घंटे लेट चल रही थी। 27 फरवरी 2002 की सुबह, रिपोर्ट कहता है कि 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस पहुंची थी। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे थे, जिनमें से 10 स्लीपर क्लास, 6 जनरल और 2 लगेज डिब्बे थे। ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो पूरे ट्रेन में तकरीबन 1320 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सिर्फ कार सेवकों की संख्या ही 2000 के लगभग थी। इसके अलावा ट्रेन में बाकी पैसेंजर भी मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2000 लोग, जब 1300 लोगों की सीट बैठने के 2000 लोग सिर्फ कार सेवक थे, इसके अलावा बाकी पैसेंजर यानी कि तकरीबन 2500-3000 हज़ार या उससे भी ज़्यादा की संख्या में लोग होंगे। ज़्यादातर कार सेवक जो वहाँ मौजूद थे वो स्लीपर कोच में बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर हम ट्रेनों में देखते हैं कि जिनके पास टिकट नहीं होता है झुंड में आते हैं। अभी महाकुंभ घटना हो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं और वो बाथरूम के बाहर वाली जगह पे, ट्रेन के बीच में खाली जगह पे जो फर्श होते हैं वो सो गए, बैठ गए। वहाँ के भी उस वक्त के भी हालात कुछ ऐसे ही थे। नानावती आयोग की रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कार सेवक अनरिजर्व सीटों पर बैठे थे। इसके अलावा कई लोग तो सीटों के बीच में जो रास्ते, जैसा कि मैंने बताया कि टॉयलेट के बीच में भी बैठ गए थे। डब्बा इतना खचाखच भरा था कि टिकट दिखाने के जो टीटी चेक करने आता, टीटी चेक नहीं कर पाया, वो से वापस जाना पड़ा क्योंकि उसे चलने तक का जगह नहीं था। रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रेन के S6 कोच में करीब 200 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। जनरली 72 लोगों की सीटें होती हैं, लेकिन उसमें 200 से भी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, कई ये रिपोर्ट में कहा गया है। कई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गोधरा स्टेशन पर सुबह के करीब 8 बजे के करीब साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगा दी गई। 7:43 में पहुंचती है, 8 बजे करीब आग लगा दी जाती है, जिसमें से 59 यानी कि 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कई कहानियां उस जमाने में खूब चली, खूब सुर्खियां बनी। किसी ने शॉर्ट सर्किट बताया, किसी ने बाहर से आग लगाने की बात कही, तो किसी ने कहा कि ट्रेन में खाना पक रहा था तो अंदर से आग लग गई। ये खाना कौन पका रहे थे? कार सेवक। कहानी यही, थ्योरी यही कही गई थी कि अंदर गैस लेकर गए थे और वो अंदर खाना बना रहे थे। जहाँ कल्पना कीजिए, जहाँ बैठने की जगह ना हो वहाँ खाना बनाने की बात, थ्योरी थी, कहानियाँ थी, ये उस दौरान में खूब चली थी, खूब पेपरों में लिखा गया था। इस घटना ने गुजरात समेत पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा में आग में घी का काम किया था। इस घटना के बाद 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का, जिसमें तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन में आग लगती है, हिंसा होती है, उसकी वजह से पूरे राज्य में घटना दंगा का रूप ले लेती है और 1200 लोग मारे जाते हैं। इस हिंसा के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक प्री प्लान्ड साजिश करार दिया। तब गुजरात सरकार ने भी इसे साजिश बताया।
और कहा कि कश्मीर के आतंकवादियों और गोधरा के कट्टरपंथियों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। तब साबरमती एक्सप्रेस कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक सिंगल मेंबर जांच कमेटी का गठन किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीटी नानावती को इसका कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 2008 में कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या था उस रिपोर्ट में जिसे नानावती रिपोर्ट ने सबमिट किया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी की सुबह, जैसा कि मैंने बताया, 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंची। गोधरा स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट था। स्टेशन के बगल में घाची मुसलमानों की बस्ती थी, जगह का नाम था, जिनमें से कई लोग स्टेशन पर चाय और अन्य सामान बेचने का काम करते थे। इनमें से ज़्यादातर के पास लाइसेंस नहीं था। जो चाय बेचते थे, वहाँ पे जो फूड स्टॉल लगा रखे थे स्टेशन के ऊपर, उनके पास लाइसेंस नहीं था, जो उन दिनों रेलवे स्टेशन पर बहुत आम हुआ करती थी। आज की जैसा नहीं था कि हर चीज़ के लिए आपको नंबर मिलेगा, दुकान का नंबर, ये नंबर उस ज़माने में लोग लगा लेते थे आसानी से। बहरहाल नानावती कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस रोज़ गोधरा स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो कुछ कार सेवक उतरे तो उनकी कुछ मुस्लिम वेंडर्स के साथ नोक-झोंक हो गई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। सिद्दीकी बकर नाम के चाय वाले के साथ हाथापाई के भी आरोप लगे। एक आरोप ये भी है कि सोफिया बानो नाम की एक मुस्लिम लड़की से छेड़छाड़ हुई और उसे ट्रेन में बैठाने की कोशिश की गई। ये सारी बातें अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके से अफवाह के रूप में लिखा गया कि ये चीज़ें भी हुई थी। हालांकि कितना सत्य ही आगे कहानी में आपको बताएंगे। लेकिन सोफिया ने शोर मचाया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जब सोफिया का बयान लिया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये बात बिल्कुल भी झूठ है, सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस वक्त कई रेलवे गार्ड और कई अन्य वेंडर्स भी इस स्टेशन पर जो मौजूद थे, किसी न किसी ने ये देखा होता। इसके पहले भी इस ट्रेन जर्नी के दौरान उज्जैन और 1-2 और स्टेशन पर भी कार सेवकों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच भी नोक-झोंक की बातें कई लोकल अखबारों में छपी भी थी। तो उस जमाने के अखबारों में भी बताया भी गया था कि कुछ स्टेशनों पर उनकी नोक-झोंक हुई थी, क्योंकि पूरे देश में माहौल ही इतना गर्म था। इन सभी घटनाओं के बाद 7:50 के करीब ट्रेन स्टेशन पर चली। रिपोर्ट में बताया गया कि जो ट्रेन गोधरा स्टेशन पे आई थी साबरमती, वो 7:50 वहाँ से चल गई थी। 60-70 मीटर चलते ही ट्रेन के 4 डिब्बों में चेन खींची गई थी और ट्रेन आगे जाकर कुछ दूरी पर रुक गई थी। यहाँ पर 2 तरह की थ्योरी कमीशन के सामने आती है। जब कमीशन जांच कर रही थी तब कुछ का कहना था कि चंद कार सेवक प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे, जिसकी वजह से चेन खींची गई थी, जबकि दूसरे पक्ष का मानना था कि ट्रेन को जलाने के मकसद से उसे रोका गया था। हालांकि नानावती रिपोर्ट आगे कहती है कि जब ट्रेन रुकी तो भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। ये भीड़ वही थी जो मैंने आपको बताया कि घासी जो बगल की बस्ती थी, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम बहुत लोग रहते थे। अब इससे बचने के लिए ट्रेन में बैठे यात्रियों ने खिड़कियां बंद कर दी। कई लोग बचने के लिए ऊपर वाली बर्थ के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन इसी दौरान अचानक बॉगी नंबर S6 में आग लग गई या फिर लगा दी गई। आग कैसे लगी, इसके 2 वर्जन फिर से सामने आते हैं। मतलब यह है कि एक कहानी इतनी ज़्यादा घिसी पिटी थी कि हर कहानी के ऊपर कहानी थी, और ये कहानी बनाई गई थी ताकि कभी भी सच सामने ना आ पाए। ट्रेन में मौजूद पैसेंजर के अनुसार बाहर से आग लगाई गई और बोगी के अंदर जलते हुए आग की कुछ पोटलियां फेंकी गई थी, जबकि गुजरात सरकार की तरफ से जांच कर रही टीम कमीशन को बताया गया कि अपराधियों ने S6 जो बॉगी है, S6 और S7 के बीच जो कनेक्टिविटी डक्ट होती थी उसे तोड़ दिया गया था और अंदर घुसकर करीब 60 लीटर पेट्रोल टन उड़ेल दिया गया और आग लगा दी गई,
बाहर से डाल के आग लगा दी गई। ये 2 थ्योरी थी। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की भी एक रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत दबाव था और अलग अलग कमेटियां जो थी उसकी जांच में जुटी हुई थी। इसके मुताबिक जो FSL की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जलने का पैटर्न ये बताता है कि सीट नंबर 72 के पास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, करीब 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हाई था। FSL की रिपोर्ट ये साफ करती है और कहती है कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही लगाई गई थी। फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सीट नंबर 72 के पास से ही करीब 60 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर इसे फैलाया गया था ट्रेन के अंदर, और इस रिपोर्ट को नानावती कमीशन और SIT ने भी कंसीडर किया था। मतलब ये था कि पहली थ्योरी, दूसरी थ्योरी, अब ये तीसरी थ्योरी आ गई। ये चार्जशीट का हिस्सा भी बनी। ये जो FSL की रिपोर्ट थी ये उस समय का चार्जशीट का हिस्सा भी बनी थी। हालांकि ये बात पता चल गया कि आग कैसे लगी, ये तो सब लोग जानेंगे कि भाई FSL ने कहा है तो सच कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह आग किसने लगाई होगी। चलिए अंदर से ही लगाई, लेकिन किसने लगाई, यहाँ पे फिर से मामला पेच फंस जाता है। तो रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के जिम्मेदार नाम थे नानू मियाँ, मौलवी उमर, रजाक कुकुर और सलीम पनवाला। ये रिपोर्ट के मुताबिक, ये मैंने रिपोर्ट कहती हूँ। एक बार इन सभी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये लोग कौन थे। नानावती कमीशन और SIT की तरफ से फाइल चार्जशीट में मौलाना उमर और नानू मियाँ को भी इस घटना का मास्टरमाइंड बताया गया था। मौलाना उमर गोधरा क्षेत्र में ही देवबंदी और तबलीगी जमात आंदोलन का एक प्रमुख नेता था। मौलाना उमर पर इस साजिश में शामिल होने और इसकी जांच में रुकावट डालने के आरोप लगे थे। जबकि नानू मियाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो CRPF में कांस्टेबल था रिपोर्ट के मुताबिक, और उसे 2000 में नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके अलावा रजाक कुकुर और सलीम पानवाला गोधरा रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान चलाते थे। इस मामले में एक न्यूज़ वेबसाइट में छपी रिपोर्ट की माने तो नानावती कमीशन को डिप्टी SP नोएल परमार ने बताया था कि पूछताछ के दौरान रजाक कुकुर ने कहा कि नानू मियाँ और अपने गोधरा दौरे के दौरान अक्सर अमन गेस्ट हाउस जाया करते थे। रजाक कुकुर अमन गेस्ट हाउस का मालिक था और ये गेस्ट हाउस स्टेशन से ही बिल्कुल करीब था, जहाँ पर अक्सर ये सभी लोग मिला करते थे। जब उसने आखिरी बार अमन गेस्ट हाउस का दौरा किया था तो उसने रजाक और दूसरे लोगों को बताया कि वह कश्मीर में उनका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे रजाक सबको भड़काता था। ऐसी बातों से नानू मियाँ और ने रजाक और अन्य लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, हम मुस्लिम लोगों की जो होती हैं वो बातें, इस्लामी बातें कर करके उन्हें बरगलाएं कि आप भी ये सब चीज़ें करें, आप हिंदुओं को मारें, ये सब चीज़ें उन्होंने बरगलाए। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस 26 तारीख की रात करीब 10 बजे कुकुर और पनवाला काला भाई पेट्रोल पंप पर जाते हैं। उनके बाकी साथी जैसे सलीम जर्दा, शौकत, इमरान शेरी और जबीर बेहरा और 3 व्हीलर टेम्पो में ये लोग पेट्रोल पंप लेकर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग पेट्रोल भरना है। लोगों ने करीब 140 लीटर पेट्रोल कनस्तरों में भरवाया। कनस्तर डब्बे होते हैं जो बड़े बड़े, उसमें भरवाते हैं। इन अपराधियों ने बताया था कि इन कनस्तरों में अमन गेस्ट हाउस के पीछे कुकुर के घर में रखा गया था। तो कुकुर का गेस्ट हाउस तो उसके पीछे रखा गया था। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक मुस्लिम लड़की से छेड़छाड़ की बात कहकर सबको उकसाया और ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्ट में बताया गया था उनके पुलिस अधिकारी के मुताबिक। वहीं कनस्तरों में रखा गया पेट्रोल लेकर ये सभी ट्रेन के पास पहुंचते हैं और हादसे को अंजाम देते हैं। शुरुआती रिपोर्ट में तो गोधरा कांड को साजिश ही नहीं बल्कि एक हादसा बता दिया गया था। इस रिपोर्ट के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट की बातों को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि कई तरह की कमेटियां, कई तरह के रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट हुए थे।
कोर्ट ने सब इसे माना ही नहीं कि एक हादसा है, इसे खारिज कर दिया। जांच को ही गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सवाल नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर भी उठे थे, लेकिन कोर्ट ने तब इस रिपोर्ट को जजमेंट के दौरान कंसिडर किया था, क्योंकि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में कुछ बातें तर्क संगत थी, कुछ बातें ऐसे थी जो लॉजिकली सही थी, कुछ बातें ऐसी थी जो कि धरातल पे हुआ हो। कोर्ट ने इसे कहा कि ये तर्क संगत है, इस पर बहस की जा सकती है। बाकी बहुत से रिपोर्ट्स को तो कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया था। इस आगजनी की घटना में 59 यानी कि 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 27 औरतें और 10 बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि इस मामले में मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 11 लोगों की मौत की सजा सुनाई, जबकि 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन 11 लोगों को सजा जो दी गई थी, जिन्हें फांसी दिया गया था, उनका वो फांसी से उन्हें बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। जिन्हें मृत्युदंड दी गई थी उन 11 लोगों को फिर से आजीवन कारावास कर दिया गया। बाकी के 20 लोगों को आजीवन कारावास को उन्होंने बरकरार रखा। तब क्या हुआ कि इसके बाद फिर जो गुजरात सरकार है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। हालांकि उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी इस मामले में सजा मिलेगी, जो उचित होगा संवैधानिक तरीके से। आपको हमारी ये खबर, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस तरह की और वीडियोज़ की कहानियाँ इस तरह की जानना है जो क्राइम कथा की कहानी में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको किस मामले पे, किस केस पे पूरी जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आप तक पूरी की पूरी कहानी उसका जैसा है वैसा अब तक बताया जाए। ठीक, धन्यवाद।